स्टेंजा या आरटीसी रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, ये किस तरह से हमने तैयार करना है। तो हम बात करते हैं कि रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट होता क्या है। सबसे पहले आपको पोएम की जो लाइंस दी गई होंगी पेपर में, अगर वो लाइंस हैं तो फिर आप लिखेंगे दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। आगे पोएम का नाम, लेट्स से हम कहते हैं द रेन, कंपोज्ड बाय W.H. डेविस, यानी शायर, नज्म का नाम और फिर शायर का नाम, पोएम्स नेम एंड पोएट्स नेम, ये आपने लिखने हैं। अगर स्टेंजा है तो फिर आप लिखेंगे दिस स्टेंजा हैज बीन टेकन। अमूमन जो है वो बच्चे लिखते हैं वर्स, दीज वर्सेस हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम कंपोज्ड बाय या रिटन बाय, आगे पोएट का नाम। तो इसकी आपके पास एक नंबर है पोएम का नाम लिखने का और एक नंबर है आपके पास पोएट का नाम लिखने का। नंबर 2 पे है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट के हैं एक नंबर, जिसे हम उर्दू में कहते हैं हवाला मतन। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन के होते हैं 2 नंबर। ये वो डिवीजन है जो एग्जामिनर्स को तमाम बोर्ड्स की तरफ से लिखी हुई आती है डायरेक्शन एक पेपर पे कि आपने पेपर चेक किस तरह से करना है। तो इन स्टेप्स की ये है डिवीजन। इस तरह से रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिखा जाता है, चेक किया जाता है। अब हम आते हैं कि यहाँ पर बच्चे किस टाइप की मिस्टेक्स करते हैं और फिर अपना स्कोर लूज करते हैं। नंबर 1, यहाँ पर पोएम के नाम की कैपिटलाइजेशन या स्पेलिंग की मिस्टेक होती है। पोएट के नाम के स्पेलिंग्स जो हैं वो गड़बड़ होते हैं। डेविस को अक्सर डेविस लिखा होता है, या जहाँ पर कैपिटल लेटर आना है इसको स्मॉल लिखा हुआ है। समटाइम्स आर्ट्स वाले बच्चों के ऐसे भी पेपर आते हैं कि डी स्मॉल है, ए कैपिटल है, यानी दरमियान में से वो किसी भी लेटर को जब उनका दिल करेगा कैपिटल कर देंगे, जो कि जाहिर है ब्लंडर है। तो ऐसी सूरत में फिर टीचर इस रूल को फॉलो नहीं करेगा। वो समझता है कि जब बच्चे को इतना भी नहीं पता कि पोएट का दुरुस्त नाम क्या है, उसके स्पेलिंग क्या है, या पोएम के नाम का नहीं पता, तो इसको नंबर नहीं दिए जाने चाहिए। तो फिर वो आगे भी आपके मार्क्स डिडक्ट करता है, वो नहीं आपको मार्क देगा। कॉन्टेक्स्ट 1 नंबर है इसका, एक्सप्लेनेशन इसके हैं 2 नंबर। लेकिन टीचर यहाँ पे, कुछ टीचर इसको इस तरह से कर लेते हैं कि इन 2 को 1+1 में डिवाइड कर लेते हैं। क्या मतलब, 1 नंबर आपका कंटेंट का, जो एक्सप्लेनेशन आपने लिखी, अगर उसका कंटेंट बिल्कुल ठीक है, रेलिवेंट टू दैट गिवन लाइंस है, रेलिवेंट टू दैट गिवन पोएम है, तो 1 नंबर आपका उसका, और 1 नंबर कैपिटलाइजेशन, सेंटेंस स्ट्रक्चर, पंक्चुएशन और ग्रामर वगैरह का। तो ये कुछ टीचर कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए, बोर्ड की तरफ से ये रूल नहीं होता। उनकी डिवीजन यही है 2, 1 और 2 की। ठीक हुआ जी। ये अब 3 फैक्टर हैं मेरे नज़दीक एज एन एग्जामिनर जो आपके पेपर को अफेक्ट करते हैं मार्क्स के लिहाज से। पहला है टीचर का मूड। अगर वो बहुत अच्छे मूड में है तो आपको अच्छा स्कोर देगा, सिर्फ इस एक क्वेश्चन में नहीं, पूरे पेपर में। नंबर 2 आपका अटेम्प्ट स्टाइल। अटेम्प्ट स्टाइल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ बच्चे ये करते हैं, हम पेपर खोलते हैं तो सबसे पहले लिखा हुआ है ट्रांसलेशन, उर्दू तर्जमा पैराग्राफ का, उसके फौरन बाद लिखे हुए पेयर ऑफ वर्ड्स, फिर बच्चे ने स्टार्ट कर दिए आंसर क्वेश्चन, फिर उसको याद आया कि मेरी पंक्चुएशन रह गई है, फिर उसने पंक्चुएशन कर दी, उसके बाद उसने लेटर लिख दिया, फिर उसने स्टोरी लिख दी, फिर उसको याद आ गया कि मेरा स्टेंजा रहता है, फिर उसने स्टेंजा कर दिया। अगर आप ये काम करते हैं तो आप यूँ समझिए कि आपने अपने 5 नंबर कम कर लिए पूरे पेपर में से।
क्योंकि टीचर के पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो तीनों पोर्शन जो आपने अलग अलग कर दिए उनके पहले सब टोटल जमा करे, फिर वो सारे नंबर निकाल के जो पहला पेज जिसे हम फेस शीट कहते हैं उस पर लिखे। तो अगर आपका अटेम्प्ट स्टाइल ऐसा है तो आई एम सॉरी टू से आप मत उम्मीद रखें कि आपका स्कोर बहुत अच्छा रहेगा। तीसरी चीज़ है, आप अपने एग्जामिनर के लिए क्या टोन सेट करते हैं, क्या टेम्पो सेट करते हैं, कितने नंबर वाला इमेज आप सेट करते हैं स्टार्ट में, 90 वाला, 80 वाला, 70 वाला, 60 वाला, 40 वाला। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब हम पेपर चेक करने बैठते हैं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, बच्चे के मार्क्स अगर हैं ऑब्जेक्टिव में 20 आउट ऑफ 20 या 19 आउट ऑफ 20, तो जहन में दो चीज़ें आती हैं कि बच्चा बहुत पढ़ने वाला है और ये 90 प्लस में जाएगा। फिर हम आते हैं आगे, आपके शार्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। वहाँ से भी अगर आपका स्कोर वही रहा 90 प्लस वाला, तो आगे तक फिर ये इमेज आपका सेट हो गया कि ये बच्चा 90 प्लस में जाएगा। लेकिन दूसरी सूरत क्या होती है कि आपके ऑब्जेक्टिव में है 20 और 19 आउट ऑफ 20। अब आए शॉर्ट क्वेश्चन में, जब शॉर्ट क्वेश्चन चेक किए तो देखा कि वहाँ पे पहला शॉर्ट क्वेश्चन ही गलत है। तो अब टीचर के जहन में क्या आता है कि या तो बच्चे ने चीटिंग करके अपनी ऑब्जेक्टिव ठीक कर ली, या बाय चांस उससे सारे जो है ना वो ठीक हो गए, उसका तुक्का ठीक लगता गया और वो हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये चीज़ अफेक्ट करती है। फिर एकदम से आपका इमेज नीचे आता है और टीचर फिर आप वो समझता है कि नहीं यार ये बच्चा 90 वाला नहीं है। तो अगर आपके शॉर्ट क्वेश्चन में 12 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन में से अगर आप लेते हैं 8-9, तो टीचर कहते हैं नहीं ये बच्चा 50-60 वाला है। फिर वो करता क्या है, वो आपकी हर आंसर में एक आध मिस्टेक को अंडरलाइन करते चले जाएंगे और 1.5 या 1 स्कोर देते चले जाएंगे। और फिर आप देखेंगे कि भाई मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि 85-90 और रिजल्ट में आपके आएंगे 56 से 60 के दरमियान। तो ये होता है एग्जाम इसमें पेपर्स में। तो आपने इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना है कि आप अपने पेपर की तरतीब को मत बिगाड़ें। जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है 1 करें, 2 है 2 करें। अगर आपको वो नहीं आ रहा तो उसके लिए आपको जितने पेजेस रिक्वायर हैं वो खाली छोड़ दें, अपने क्वेश्चन पेपर पे मार्क कर लें कि ये क्वेश्चन मैंने बाद में करना है, और पेपर की तरतीब को मत आगे पीछे करें। इससे आप यूँ कहिए कि 5 से 6 नंबर आपके बढ़ जाएंगे। फिर एक और चीज़ जो एज एन एग्जामिनर मैंने ऑब्जर्व की वो है एक्सप्लेनेशन 5 पेजेस की लिखी हुई। अब मेरा क्वेश्चन ऐसे टीचर्स से भी और ऐसे बच्चों से भी ये है कि वो टीचर जो 5-5 पेजेस की एक्सप्लेनेशन तैयार करवाते हैं, अगर एक पोएम बजाते खुद 10 लाइनों की है, 12 लाइनों की है, 14 लाइनों की है, और उसमें से आपको पेपर में आई है महज 2 लाइन्स, तो आप उसकी एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं 5 पेजेस की। आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? आपको बहुत अंग्रेजी आती है? भाई ये चीज़ आपसे रिक्वायर्ड ही नहीं है कि आप 5 या 6 पेजेस की एक्सप्लेनेशन लिखें। मेरे नज़दीक एज एन एग्जामिनर अगर आपका पीछे से पेपर सारा ठीक ठाक है, आप 2 या मैक्सिमम 3 पेजेस की लिख लें, जिसमें 2 से 3 कोटेशन अगर आप लिखते हैं तो वो एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको देंगी। अगर आपका स्टार्ट वाला पेपर अच्छा नहीं है, पहले वाले क्वेश्चन आपके ठीक नहीं हुए, तो आप 20 पेजेस की लिख लें, नंबर फिर भी आपको 3 मिलने हैं। क्योंकि जितनी ज़्यादा लेंथी आप लिखेंगे, चांस होता है कि गलतियां ज़्यादा होंगी, टीचर 2 गलतियों को अंडरलाइन करेगा एग्जामिनर, और वो एवरेज 3 मार्क्स दे के आगे निकल जाएगा। आप रोते रहें कि जी पेपर मेरा 95 वाला हुआ था, आए मेरे 65 है। तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, मेरी बड़ी दिलचस्पी रहती है ऐसे पेपर्स को देखने में हर साल कि बच्चे स्टोरी, लेटर, स्टेंजा ये किस तरह से कर रहे हैं और क्या उसकी वो कितने पेजेस लिख रहे हैं, उनकी लेंथ क्या है। दूसरा ये कि एक्सप्लेनेशन आपकी 20 पॉइंट्स हैं और आपने एक्सप्लेनेशन लिखनी है, उसमें एक्सप्लेनेशन हर स्टेंजा की अलग है, तो आप 20 पॉइंट्स के अलग अलग तैयार करेंगे। साइंस के बच्चों के पास इतना टाइम नहीं होता, आर्ट्स वाले बच्चे इतना पढ़ते नहीं हैं। फिर क्या किया जाए?
मेरा ये तरीका है, हर साल मैं अपने बच्चों को पूरी पोएम की एक्सप्लेनेशन के लिए मैं उन्हें एक पेज तैयार करवाता हूँ, सिर्फ एक पेज। मैं क्यों करवाता हूँ ये मैं आपको बताता हूँ कि अगर एक बहुत अच्छा पढ़ने वाला बच्चा यहाँ तक सब कुछ ठीक ठाक करके आ गया कॉन्टेक्स्ट तक, और इससे जो पहला वाला पेपर है उसका वो भी ठीक ठाक बेहतरीन हो गया, तो यहाँ पे आपकी एक गलती मैंने कहा, एक नंबर है ग्रामर पंक्चुएशन का, एक नंबर है कंटेंट का। हम बात करते हैं कि जो बच्चा यहाँ तक इस हिस्से तक आते आते 90% अचीव कर रहा है एज एन एग्जामिनर, मैं ये यकीन रखता हूँ कि वो बच्चा ग्रामर की मिस्टेक नहीं करेगा। एक नंबर उसने यहाँ से सिक्योर कर लिया। 2 नंबर रेफरेंस के, 1+1 2, एक नंबर कॉन्टेक्स्ट का, एक ये हुए 4। अब पीछे बचा एक नंबर कंटेंट का। अगर कंटेंट में आपको कुछ भी ना मिले तो आपके 4, अगर आपको हाफ मार्क मिले तो फिर हो गए 4.5। यही हाईएस्ट स्कोर है स्टेंजा में। एज एन एग्जामिनर मैंने कभी नहीं देखा कि किसी बच्चे को 4.5 से ज़्यादा दिए गए हों। रेयर चांस थे। 2017 में जब एक लूट सेल लगी थी भावलपुर बोर्ड में भी और लाहौर बोर्ड में भी, कि बच्चों के 100 नंबर आए थे अंग्रेजी में। अदर देन दैट फर्स्ट ईयर में 98 तक आ जाते हैं, मेरे स्टूडेंट्स के भी आए हैं। और मैं उनकी यही टेक्निक यूज़ करता हूँ कि आप अपना टाइम सेव करें, आप पूरी पोएम की एक ही एक्सप्रेशन याद करें, उसी को लिखें, आपको 4.5 मिल जाएंगे और मिलते हैं। तो मेरे स्टूडेंट्स बड़े आराम से, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो 93, 95, 97, 98 तक स्कोर कर रहे हैं इस टेक्निक के साथ। तो आई वुड सजेस्ट कि आप अगर इस तरह से कर लेंगे तो आपका बर्डन कम हो जाएगा और आप जो टाइम आपका बचेगा वो आप बाकी चीज़ों को दे सकेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के मुतालिक पता चलता रहे।